Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 6 of class 11th microeconomics and the name of chapter is cost. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे कि जो फर्म के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कौन सी कॉस्ट होती है, कॉस्ट के टाइप्स क्या होते हैं, एक्सप्लिसिट क्या होती है, वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. कॉस्ट. Cost refers to the total expenditure incurred in the production of the commodity. देखिए, जो एक चीज़ को बनाने में टोटल पैसा जो खर्च हुआ है उसको बोलते हैं कोस्ट. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक घर बनना है और 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं, तो 10 लाख रुपए इज़ द कॉस्ट ऑफ दैट हाउस. एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? जो प्रोडक्शन के दौरान पेमेंट बाहर वालों को किया गया उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट. It refers to the actual money और पेमेंट made to the outsiders. और आउटसाइडर्स को क्यों की जाती है पेमेंट? क्योंकि उनकी सर्विस हायर की है ना, इसलिए. जैसे मजदूरों को दिया पैसा या रॉ मटेरियल वाले को या और भी जो न्यूमरस खर्चे होते हैं, तो जो भी पेमेंट बाहर वालों को पे की जाए दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट. इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? वो पेमेंट जो ओनर ने खुद से सर्विसेज दी. जैसे मान लो कोई बिजनेस है और ओनर वहाँ पे खुद रोज आता है और एक मतलब मैनेजर का काम कर रहा है, सारी चीज़ें देख रहा है, तो उन फैक्टर्स की भी तो कुछ कीमत है, पर वो उसने आउटसाइडर्स को पे नहीं करी. इट इज़ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट्स सप्लाइड बाय द ओनर्स. तो जो ओनर्स अपने संसाधन देता है, यूज़ करता है, दैट इज़ टू बी कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट. जैसे अपना पैसा यूज़ कर रहा है, तो अब अपना पैसा यूज़ कर रहा है तो ब्याज बाहर वालों को देने की ज़रूरत तो है नहीं, तो दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट. कॉस्ट फंक्शन किसके बीच की रिलेशनशिप दिखाता है? कॉस्ट और आउटपुट. ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो एक प्रोडक्ट बनने में कितना खर्चा आ रहा है, उसके बीच की रिलेशनशिप कौन शो करता है? कॉस्ट फंक्शन. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम पहले भी फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था. नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम वर्किंग इन अ कंपनी एंड आई गॉट अ सैलरी ऑफ 1 lakh per month बट आई हैव 2 more job offers, 90,000 and 95,000. So the next best offer for me is 95,000. So 95,000 is the opportunity cost. ठीक है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव. शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है? अब देखो, प्रोडक्शन के दौरान ना दो तरह की कॉस्ट लगती है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट बोलते हैं फिक्स फैक्टर पे जो खर्चा हुआ, जो प्रोडक्शन के दौरान शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकता. जैसे ज़मीन का जो रेंट है वो या जो ज़मीन की पेमेंट हुई है वो शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकती. पर वेरिएबल फैक्टर वो होते हैं जो चेंज हो जाते हैं, जैसे मजदूर कम ज़्यादा या रॉ मटेरियल कम ज़्यादा. तो अब शॉर्ट रन उस पीरियड को बोलते हैं जिसमें वेरिएबल फैक्टर तो चेंज हो जाते हैं बट फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन के दौरान चेंज नहीं होते. अभी हम दोनों को आगे भी देखेंगे, फिक्स और वेरिएबल फैक्टर को. पर अभी आप इतना ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट रन के दौरान वेरिएबल फैक्टर तो चेंज हो जाते हैं. रॉ मटेरियल या वर्कर्स को कम ज़्यादा करना है वो तो हो जाएगा, पर फिक्स फैक्टर चेंज नहीं होते. और फिक्स फैक्टर कौन सा है? जैसे लैंड. ठीक है, तो अब और लॉन्ग रन में याद रखना आप, लॉन्ग रन उस पीरियड को बोलते हैं जिसमें दोनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वेरिएबल फैक्टर हैं चाहे फिक्स फैक्टर हैं, दोनों चेंज हो सकते हैं, उसको बोलते हैं लॉन्ग रन. फिक्स्ड कॉस्ट उसको बोलते हैं जो प्रोडक्शन के दौरान चेंज नहीं होती शॉर्ट रन में, चाहे आपने प्रोडक्शन करा चाहे नहीं करा, ये आपको देना पड़ेगी फिक्स कॉस्ट. जैसे एग्जांपल से समझो, मान लो आपने कोई दुकान किराए पे ली. अब आप उस दुकान को खोलो, चाहे उसमें सामान डालो, मतलब कोई भी बिजनेस करो या ना करो, किराया तो देना पड़ेगा ना, फिक्स कॉस्ट. देखते हैं, रेफर्स टू, और ये सेम रहेगी. ठीक है ना, ये चेंज नहीं होती शॉर्ट रन में, चाहे अब आप उसमें 1 रुपये का सामान बेचो दुकान में चाहे 1 लाख का, वो सेम रहनी है जो उसका किराया है. रेफर्स टू दोज कॉस्ट विच डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस. के दौरान जो चेंज नहीं होती दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट. अब देखो, अब आपने कुछ प्रोडक्शन नहीं किया, प्रोडक्शन इज 0, पर आप किराया तो दोगे दुकान का, दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट जो एक कंज्यूमर को भरना ही पड़ता है. जैसे मान लो किसी ने कोई मशीन किराए पे ली, अब चाहे वो उस मशीन का यूज़ करे चाहे ना करे, किराया तो जाएगा. दिस इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट शॉर्ट रन में. तो आउटपुट भले ही 0 हो, किराया तो देना पड़ेगा.
इसी तरह आउटपुट आप बढ़ाते रहोगे पर फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती, फिक्स कॉस्ट शॉर्ट रन में कांस्टेंट रहती है। अब उस मशीन से चाहे 1 यूनिट बने चाहे 5 यूनिट बने, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम ऑन ऑल द आउटपुट्स। अब देखो ये फिक्स कॉस्ट का कर्व है, आउटपुट 0 था तब भी वो 10 है, 1 2 3 4 5 हुआ तब भी वो 10 है। टोटल फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन के दौरान चेंज नहीं होती। रिमेंबर दिस थिंग। देयर इज़ अ पॉइंट टू रिमेंबर, यही पॉइंट याद रखना है कि अगर प्रोडक्शन 0 है तब भी फिक्स कॉस्ट तो देनी पड़ेगी, किराया तो जाएगा। और फिक्स कॉस्ट कैसे निकलती है, जो पूरा खर्चा है माइनस कर दो टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये मैं आपको आगे लास्ट में भी समझाऊंगा फॉर्मूले, जैसे मैं एग्जांपल से ही आपको समझा देता हूँ अभी। मान लो आपने 10 रुपये किराया दिया ज़मीन का और 5 रुपये मज़दूरों को दिए थे प्रोडक्शन के दौरान, और 5 रुपये रॉ मटेरियल वालों को, तो यानी वेरिएबल कॉस्ट तो होगी मजदूर और रॉ मटेरियल की 10 रुपये, और लैंड का किराया था फिक्स कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट कितनी होगी 20 रुपये उस प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा आया। अब मुझे फिक्स कॉस्ट निकालनी है, तो 20 रुपये जो टोटल कॉस्ट है माइनस कर दूंगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, आंसर आ जाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट। और एवरेज फिक्स टोटल फिक्स कॉस्ट का दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, AFC मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट जो होती है, मतलब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट जो होती है उसकी मल्टीप्लाई क्वांटिटी में कर देंगे तो भी हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। लेट अस सी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोडक्शन के दौरान चेंज होती है। अगर प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो ये ज़्यादा आएगी और प्रोडक्शन कम करोगे तो ये कम आएगी, और प्रोडक्शन कुछ नहीं करोगे तो ये ज़ीरो आएगी। मान लो हमने कुछ नहीं बनाया तो हमें रॉ मटेरियल मजदूर भी लाने पड़ेंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, पर फिक्स कॉस्ट ज़ीरो नहीं होगी, उस मशीन का किराया जाएगा जो किराए पे आई हुई है, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ा टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन घटा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट घटेगी, और अगर प्रोडक्शन 0 है, कुछ नहीं प्रोड्यूस हुआ, तो फिर रॉ मटेरियल और उसको मजदूर को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्या होगा, प्रोडक्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट उस टाइम 0 हो जाएगी। लेट अस सी इट्स कर्व। देखो आउटपुट 0 है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 0 है, आउटपुट 1 हुआ टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10 है। फिर जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जा रहा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। तो सेम, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व भी उतना ऊपर जाएगा। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। क्योंकि टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। अब हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, तो टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट को लेस कर दो तो बचा हुआ पोर्शन वेरिएबल कॉस्ट का ही तो होगा। और दूसरा फॉर्मूला TVC का क्या है, AVC मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। नाउ लेट अस लुक टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर जो एक प्रोडक्ट को बनाने में हुआ, रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी। एक कमोडिटी को बनाने में जो टोटल एक्सपेंडिचर खर्च हुआ, जो टोटल पैसा खर्च हुआ, उसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी, और टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है, एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। अगर हम एवरेज की मल्टीप्लाई क्वांटिटी में कर दें तब भी तो टोटल ही निकलता है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, टोटल कॉस्ट कभी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, देखो मैंने आपको बताया रॉ मटेरियल या वेरिएबल जो कॉस्ट है और जो हमारी फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, वो तो जाएगी ना फिक्स कॉस्ट, इसलिए टोटल फिक्स कॉस्ट कभी 0 नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि टोटल कॉस्ट के अंदर टोटल फिक्स कॉस्ट होती है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट तो 0 हो जाएगी, जैसे प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो रॉ मटेरियल और मजदूरों को देने की कोई ज़रूरत नहीं पैसा, पर जो मशीन उस टाइम आके वहाँ पे खड़ी है, ज़मीन का जो पेमेंट है वो तो जाएगा ही जाएगा। क्लियर है, तो याद रखना टोटल कॉस्ट कैन नेवर बी 0 बिकॉज टोटल कॉस्ट इंक्लूड टोटल फिक्स कॉस्ट एंड वी नो टोटल फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी 0 इन शॉर्ट रन। देखो डाटा से आउटपुट 0 है पर मशीन का किराया तो जाएगा, तो फिक्स कॉस्ट तो 10 रुपये जानी ही जानी है, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो। पर वेरिएबल कॉस्ट 0 हो जाएगी, मजदूरों को, रॉ मटेरियल को, बिजली पे, इन सब पे खर्च नहीं करना क्योंकि आउटपुट तो बना ही नहीं रहे।
तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 10 रुपये, क्योंकि टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, टोटल वेरिएबल प्लस टोटल फिक्स। सेम इसी तरह हर पॉइंट पे हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा, ठीक है। और टोटल कॉस्ट हमेशा ओरिजिन से ऊपर से शुरू होगी। और क्यों ऊपर से शुरू होगी, क्योंकि हमें पता है टोटल कॉस्ट के अंदर इंक्लूड क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट। अब टोटल फिक्स कॉस्ट तो जीरो होती नहीं, जैसे पहले पॉइंट पे टोटल वेरिएबल तो जीरो है पर टोटल फिक्स नहीं जीरो है। तो टीसी का कर्व, टोटल कॉस्ट का कर्व हमेशा वहाँ से शुरू होगा जहाँ से टीएफसी का कर्व शुरू होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि टीसी के अंदर टीएफसी प्लस टीवीसी होता है। टोटल कॉस्ट कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम अबाउ द ओरिजिन, ठीक है, ऊपर से शुरू होगा, बिकॉज ये मैंने अभी आपको बताया टीसी इंक्लूड्स व्हाट, टीएफसी, एंड वी नो टीएफसी कैन नेवर बी जीरो। तो देखो टीवीसी का कर्व तो ओरिजिन से शुरू होगा, क्योंकि अगर प्रोडक्शन नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगी। टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा ऊपर से होगी, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो। मशीन का किराया तो जाएगा और ये कांस्टेंट रहेगी, ये भी ध्यान रखना, चाहे मशीन से 0 बनाओ चाहे 5 यूनिट बनाओ, ये किराया सेम रहेगा। और टोटल कॉस्ट का कर्व हमेशा वहाँ से शुरू होगा जहाँ से टीएफसी का होता है। क्यों, क्योंकि टीसी के अंदर क्या होता है, टीएफसी प्लस टीवीसी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि टीसी का कर्व ऊपर से क्यों शुरू हुआ है, क्योंकि उसके अंदर टीएफसी होता है और हमें पता है टीएफसी कभी जीरो नहीं होता। एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। एक यूनिट को बनाने में जो हमारी फिक्स कॉस्ट आई है उसको बोलते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट। और एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट टीएफसी अपॉन क्वांटिटी। जब भी याद रखना एएफसी निकालना है, एवरेज निकालना है, तो यानी टी को रखना पड़ेगा टोटल को, टीएफसी अपॉन क्या हो। एएफसी का दूसरा फॉर्मूला हो सकता है एसी माइनस एवीसी, क्योंकि एसी के अंदर एएफसी प्लस एवीसी होता है। तो अगर मुझे एएफसी निकालना है तो एसी में से एवीसी को लाइस कर दो, ठीक है। लेट अस सी, देखो 0 है, टीएफसी 10 है, इन्फिनिटी हो जाएगा एएफसी। पहले दूसरे पे टीएफसी 10 है और हमने आउटपुट 1 यूनिट बनाया, तो 10/1 रखोगे क्या आएगा 10। फिर टीएफसी 10 है पर यूनिट 2 बनी, 10/2 रखेंगे तो एएफसी क्या हो गया 5। एवरेज कितना हो गया, 10/3 रखेंगे 3.33, 10/4 रखेंगे 2.5 एंड 10/5 रखेंगे तो एएफसी क्या आएगा हमारा 2। अब एक चीज़ आपने नोटिस करी, एएफसी का कर्व कंटिन्यूसली डाउन है, गिरता जा रहा है, पर ध्यान रखना जीरो नहीं होगा कभी भी, क्योंकि टीएफसी हमेशा पॉजिटिव है, तो एएफसी कभी जीरो नहीं होगा और कंटिन्यूस एएफसी गिरेगा। और बहुत तेज़ी से गिर रहा है तो कॉन्वेक्स बनेगी शेप, क्योंकि हमने एमआरएस वाला कंसेप्ट पढ़ा था ना आपने, ठीक है। तो आइए देखते हैं कर्व एएफसी का। तो ये देखिए ये एएफसी का कर्व है जो कंटिन्यूसली गिर रहा है, और कभी भी याद रखना एक्स एक्सिस को ये टच नहीं करेगा, क्योंकि टीएफसी हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये मैंने यहाँ लिखा भी है, AFC will never touch x axis because we know AFC we get by dividing TFC। अब क्वांटिटी से डिवाइड करके हमें AFC मिलता है, और जब TFC जीरो नहीं हो सकता तो फिर AFC भी जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखना। नाउ द नेक्स्ट वन इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट जो एक यूनिट को बनाने में आई, ठीक है, उसको बोलते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और निकलती कैसे है, एबीसी इज इक्वल टू टीवीसी, मतलब टोटल अपॉन क्वांटिटी रखेंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। और एबीसी का दूसरा फॉर्मूला भी है एसी माइनस एएफसी, क्योंकि एवरेज कॉस्ट के अंदर एवीसी प्लस, एक तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टीसी अपॉन क्यू, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है एवीसी प्लस एएफसी। और अब मुझे एवीसी निकालना है तो एसी माइनस एएफसी कर दूंगा मैं, आंसर आ जाएगा। अब देखो एवीसी यहाँ पे कैसे निकला है, टीवीसी अपॉन क्यू, और हम चाहें तो एवीसी को हम एसी माइनस एएफसी करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो 6/1 रखोगे 6 आएगा, 10/2 रखोगे 5, और 15/3 5, और 24/4 6, और 35/5 इज इक्वल टू 7। अब एक चीज़ इस कर्व में देखने की है कि देखो शुरू में तो एवीसी घटता है,
ठीक है। शुरू में तो एवीसी घटता है, पर उसके बाद फिर वो राइज होता है। तो इसका कर्व हमेशा यू शेप का बनेगा, क्योंकि जितना आउटपुट बनेगा हमारी टीवीसी भी फिर उतनी ही ज़्यादा आने लगेगी। ठीक है। अब जितनी ज़्यादा तेज़ी से टीवीसी बढ़ेगी तो एवरेज कॉस्ट भी फिर उतनी तेज़ी से ऊपर जाएगी। और यही कारण है कि एवीसी शुरू में घटता है, फिर कांस्टेंट और फिर बढ़ता है। लेट अस सी इट्स कर्व। तो देखिए ये एवीसी का कर्व है। एवीसी आपको दिख रहा होगा, अभी हमने डाटा में भी देखा। शुरू में घटा, देन कांस्टेंट 5 था और फिर राइज होना शुरू हुआ, 6 हुआ, 9 हुआ। तो क्लियर है एवीसी का कर्व। एएफसी का कर्व हमेशा कॉन्वेक्स बनेगा, वो यू शेप नहीं बनेगा, वो डाउनवर्ड बनेगा कंटिन्यूअस। पर एवीसी का कर्व गिरने के बाद कांस्टेंट होता है और फिर बढ़ता है, तो इसके लिए इसका कर्व यू शेप है। नाउ लेट अस सी एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, एसी का देखते हैं। एवरेज कॉस्ट मीन्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। एसी इक्वल टू, एसी कैसे निकलता है, टीसी अपॉन क्यू। भाई किसी चीज़ का एवरेज निकालना है तो टोटल अपॉन क्वांटिटी रखेंगे तभी तो एवरेज आएगा। और दूसरा फॉर्मूला क्या है एसी का, एसी इक्वल टू, अभी मैंने पहले भी बताया था, एएफसी प्लस एवीसी। दोनों के एवरेज को जोड़ोगे, क्योंकि टीसी कैसे निकलता है, टीवीसी प्लस टीएफसी। और मुझे किसी चीज़ का एवरेज निकालना है, एसी का एवरेज निकालना है, तो एएफसी प्लस एवीसी। भाई टीसी जब टोटल कॉस्ट टीवीसी प्लस टीएफसी है तो एवरेज कॉस्ट कैसे होगी, एवीसी प्लस एएफसी। तो देखिए, चाहे तो आप ये एसी जो है वो टीसी से भी निकाल सकते हैं अगर यहाँ टीसी होता, पर हमने एसी किससे निकाला, एएफसी प्लस एवीसी से। ठीक है। तो 12 प्लस 6 18 हो गया कॉस्ट, 6 प्लस 5 11 और 4 प्लस 5 9, 3 प्लस 6 9 और 2.40 प्लस 7 इक्वल टू 9.40। समझ आया एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। और टोटल कॉस्ट अगर नहीं है तो फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एक चीज़ यहाँ देखो, एसी शुरू में घटा, फिर कांस्टेंट, फिर एसी भी बढ़ रहा। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एएफसी का कर्व कंटिन्यूसली डाउन होता है क्योंकि वो कांस्टेंट है हर पॉइंट पे। अदरवाइज एवीसी और एसी का कर्व शुरू में तो गिरेगा, देन कांस्टेंट और फिर बढ़ेगा। इसका भी कर्व यू शेप बनेगा, सेम एवीसी वाला ही है, देखो। ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। नाउ लेट अस सी मार्जिनल कॉस्ट। जैसे मैंने आपको मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ाया था कि जब हम एक यूनिट और खाते हैं तो जो हमारी टोटल यूटिलिटी में सेटिस्फेक्शन ऐड हुआ उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल कॉस्ट भी ऐसे ही है कि एक यूनिट जो हमने और बनाई, अब यहाँ बनाई क्योंकि प्रोडक्ट वो कर रहे हैं, कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो जो एक यूनिट और हमने बनाई और जो टोटल कॉस्ट में एडिशन हुआ उसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। वहाँ खाने की बात थी मार्जिनल यूटिलिटी वाले में, जो एक यूनिट और कंज्यूम करी और जो टोटल यूटिलिटी बढ़ी। यहाँ क्या है, जो एक यूनिट और प्रोड्यूस करी और जो टोटल कॉस्ट बढ़ी। लेट अस सी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू द एडिशन टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में एडिशन, और कब एडिशन होगा टोटल कॉस्ट में, जब हम एक यूनिट और प्रोड्यूस करेंगे। अब एमसी के फॉर्मूले दो है, TCN-TCN-1 से निकाल लो चाहे तो, और अगर TVCN पहले तो देखो TCN-1 से निकाल रहे हो तो फिर TFC को वहाँ ड्रॉप करना पड़ता है तब निकलता है। आप हमेशा MC=TVCN-TVCN-1 यूज करना, बिल्कुल क्लियर सही आएगा आंसर। वो भी कर सकते हो TCN-TCN-1 वाला, पर मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो वेरिएबल को दिखाती है, चेंज को। अब जब चेंज देखना है तो फिर फिक्स को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, इसलिए टीसी वाले फॉर्मूले में टीएफसी को ड्रॉप करना पड़ता है। ये डाटा देखो, टीवीसी से निकालोगे, जैसे 0 - 6 करोगे, वो 6 - 0 करोगे 6, 10 - 6 करोगे 4, 15 - 10 टीवीसी से निकाल रहा हूँ अभी, 15 - 10 करोगे 5, 24 - 15 करोगे 9 और 35 - 24 करोगे 11। TVCN-TVCN-1 लग गया। अब अगर टीसी से निकालना है तो देखो 18 - 12। अब ऊपर वाले को हमने क्या करना है, जो टीसी है उसमें से इसको देख के लेना है। ठीक है। तो 6 आ गया, 22 - 18 किया हमने, क्या आया 4, 27 - 12 किया हमने, क्या आया हमारा 5। चाहे तो ऐसे कर लेना, चाहे
टीसी में से उसको टीएफसी को लेस कर देना, बचेगा क्या, टीवीसी। टीवीसी में से टीवीसीएन माइनस टीवीसीएन माइनस 1 करके निकाल लेना। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ठीक, पर टीवीसी का ही उपयोग करना तो ज़्यादा बेहतर है। टीसी से भी निकाल लेना पर टीएफसी को ड्रॉप कर देना, तो आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। मार्जिनल कॉस्ट का कर्व भी ये होता है, पहले घटता है फिर कांस्टेंट और फिर बढ़ता है, दिख रहा है हमें यहाँ पे। क्योंकि जब शुरू में एकदम मजदूर आएंगे तो कॉस्ट कम आएगी, पर जैसे जैसे मजदूर आते जाएंगे तो लागत बढ़ती चली जाएगी, इसीलिए इसका कर्व भी यू शेप है। स्टार्टिंग में घटता है, देन कांस्टेंट, फिर बढ़ता है। नाउ अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट कैसे निकालोगे, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी रख के, और मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालोगे, TCN माइनस TCN माइनस 1 से, क्योंकि यहाँ TFC और TVC का जिक्र ही नहीं है। तो निकालना है TVC निकाल लो, यहाँ पे TFC आ जाएगा सारों पे, जो भी जीरो पे TC होता है ना वही हमारा TFC होता है। जीरो आउटपुट पे कॉस्ट कितनी है, 12 है, तो यानी सारे पॉइंट्स पे टोटल फिक्स कॉस्ट 12 होगी। TVC कैसे निकाल लोगे, TC माइनस TFC जो आपने निकाला TVC आ जाएगा, और बस फिर TVCN माइनस TVCN माइनस 1 कर लेना, MC आ जाएगा। क्लियर है। तो अब देखो ये है, जैसे इसमें एवरेज कॉस्ट तो निकाल लिया आपने टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी करके, और मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाल ली, TVCN माइनस TVCN माइनस 1 करके। तो देखो अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि जब शुरू में मार्जिनल कॉस्ट घट रही है तो एवरेज कॉस्ट भी गिरती है, पर एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से बड़ी है। और कर्व पे भी देख लो, चाहे एवरेज कॉस्ट ऊपर है मार्जिनल कॉस्ट से। मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इक्वल हो जाते हैं, एक सेकंड पॉइंट में हम ये लिखेंगे। ठीक है, या ये कह सकते हो मार्जिनल कॉस्ट कट्स एवरेज कॉस्ट कर्व एट व्हाट, मिनिमम पॉइंट, क्योंकि मिनिमम पॉइंट के बाद दोनों चीज़ें राइज हो रही हैं, मैक्सिमम के बाद गिरती हैं। और जब एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है तो कौन तेज़ी से बढ़ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट। देखो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कितना बढ़ा, सिर्फ 0.40, और मार्जिनल कॉस्ट कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। तो कौन तेज़ी से बढ़ा, ये कौन बढ़ा है, मार्जिनल कॉस्ट। तो ये 3 पॉइंट है, दीज आर द 3 पॉइंट्स, कि जब मार्जिनल कॉस्ट गिरेगा एवरेज कॉस्ट भी गिरेगा, पर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से छोटा होगा। चाहे देख लो आप यहाँ पे, ये कितना गिरा 2, वो कितना गिरा 7, तो मार्जिनल कॉस्ट छोटा है ना एवरेज कॉस्ट से। मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इक्वल हो रहे हैं, फोर्थ पॉइंट पे वो हमने देख ही लिया। मिनिमम पॉइंट पे कह सकते हो आप, ये चाहिए लिख देना कि मिनिमम पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को काटता है, और जब एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है तो मार्जिनल कॉस्ट उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। ये मैंने अभी आपको बताया। देखो जब एवरेज कॉस्ट बढ़ी, कंटिन्यूस गिर रही थी, जब बढ़ी 0.40 बढ़ी, और ये कितनी बढ़ी 2, तो मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी। ठीक है, क्लियर है रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC। तो क्या लिखोगे, when MC falls AC also falls but MC is less than AC। second, MC cuts AC at minimum point, और थर्ड पॉइंट when MC rise AC also rise but MC is more than AC। ये 3 पॉइंट लिखने हैं। अब सेम रिलेशनशिप AVC और MC की भी सेम है, ठीक है, पर इसमें एक चीज़ है कि AVC और MC का ओरिजिन पॉइंट सेम होगा, क्योंकि AVC कैसे निकलता है, TVC अपॉन Q, और TVC कैसे निकलती है, एक तो फॉर्मूला है TC माइनस TFC, एक हो गया कि चलो AVC इंटू Q, या फिर एक तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा MC। तो पहले पॉइंट पे जो MC होगा वही TVC होगा, और जब पहले पॉइंट पे जो TVC है उसको 1 से डिवाइड करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, MC के। तो लेट अस सी, देखो इस पॉइंट पे, पहले पॉइंट पे TVC 6 है तो MC भी 6 है, ठीक है, दिख रहा है। और AVC कैसे निकलता है, TVC अपॉन Q करके। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि जब MC गिरता है AVC भी गिरता है, पर MC AVC से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, चेक कर्व पे भी देख लो आप, ये देखो गिर रहा है, कौन ऊपर है, AVC, और MC कहाँ है, नीचे। दूसरा पॉइंट, MC और AVC इक्वल होते हैं, मतलब MC AVC को मिनिमम पॉइंट पे कट करता है, मिनिमम पॉइंट पे इक्वल होता है, क्योंकि मिनिमम पॉइंट के बाद AVC भी बढ़ रहा है।
देखो कंटिन्यूसली यहाँ तो गिर रहा था, पर मिनिमम पॉइंट पे पहुँचने के बाद, कांस्टेंट पॉइंट पे पहुँचने के बाद वो भी बढ़ रहा है। तो इसलिए एम सी ए बी सी को कट करता है मिनिमम पॉइंट पे। उसके बाद जब एम सी बढ़ता है ए बी सी भी बढ़ता है, पर एम सी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है और एम सी बड़ा होता है। देखो यहाँ इस पॉइंट के बाद ये कितना बढ़ा, 1, फिर कितना बढ़ा 1, पर ये कितना बढ़ा 4, 2। तो कौन बड़ा हुआ, एम सी बड़ा हुआ ना। तो ये 3 पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज वैन ए बी सी फॉल्स, एम सी भी गिरेगा पर एम सी ए बी सी से छोटा होगा। ये भी हमने कर्व पे देखा। एम सी कर्व कट्स ए बी सी एट थर्ड पॉइंट, क्योंकि वो उसका मिनिमम पॉइंट है। उसके बाद ए बी सी क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं मिनिमम पॉइंट। और तीसरे पॉइंट पे आपको पता ही है क्या हो रहा है। जब ये थर्ड पॉइंट शायद यहाँ पे लिखना रह गया, आप लिख लेना कि वैन ऑन थर्ड आफ्टर मिनिमम पॉइंट पे इक्वल होने के बाद वैन ए बी सी राइज, आप ये लिखना वैन ए बी सी राइज एम सी ऑल्सो राइज बट एम सी इज मोर देन ए बी सी। ये मैंने उसमें तो दिखा दिया डाटा में, यहाँ शायद रह गया तो आप लिख लेना, ठीक है। वैन ए बी सी राइज एम सी ऑल्सो राइज एंड एम सी इज मोर देन ए बी सी। अब रिलेशनशिप बिटवीन टी सी और एम सी के बीच की रिलेशनशिप देखते हैं। तो बहुत आसान है, टी यू और एम यू वाली है, ठीक है। उसमें क्या था, एम यू गिरता था, टी यू बढ़ता था, यहाँ पे भी यही है। एम सी गिर रहा है, देखो गिर रहा है, टोटल कॉस्ट बढ़ रही है। वैन जब एम सी बढ़ना रुक जाता है, मिनिमम पॉइंट पे है, क्योंकि उसके बाद तो राइज होगा, तो टोटल कॉस्ट भी रुक जाती है बढ़ना। यहाँ पे हल्का सा इंक्लेशन है ना, देखो वो भी रुक जाती है इंक्रीजिंग रेट पे। और फिर जब एम सी तेज़ी से बढ़ता है, टोटल कॉस्ट भी तेज़ी से राइज होती है। क्लियर है, ये जनरली ऐसे ही था बुक में, तो ध्यान रखना। वैन एम सी फॉल टी सी राइज, एम सी इज मिनिमम, टी सी स्टॉप इंक्रीजिंग, और फिर उसके बाद मिनिमम पॉइंट के बाद जब एम सी बढ़ता है, टी सी ऑल्सो राइज। दीज आर द फॉर्मूलाज। टी सी टोटल कॉस्ट, टोटल खर्चा कैसे निकलेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट का दूसरा फॉर्मूला एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है, टी वी सी एन माइनस टी वी सी एन माइनस 1 या फिर टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस 1। पर टी सी वाले फॉर्मूले से ध्यान रखना कि टी एफ सी को ड्रॉप कर देना उसमें। ए वी सी कैसे निकलेगा, टी वी सी अपॉन क्यू, टोटल अपॉन क्वांटिटी। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी, एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज फिक्स कॉस्ट करके। ए एफ सी कैसे निकलेगा, टी एफ सी अपॉन क्यू या फिर ए सी माइनस ए वी सी, ठीक है। और ए सी कैसे निकलेगा, ए सी कैसे निकलेगा, टी सी अपॉन क्यू, टोटल अपॉन क्वांटिटी, या फिर एवरेज कॉस्ट का दूसरा फॉर्मूला क्या है भाई, दोनों एवरेज कॉस्टों को ऐड कर दो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट किसके अंदर गिना जाता है, टोटल कॉस्ट के, क्योंकि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल निकालनी है तो टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट कर देंगे। दूसरा टोटल फिक्स वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो एवरेज वेरिएबल इनटू क्वांटिटी। टोटल फिक्स निकालनी है वो भी टोटल कॉस्ट के अंदर होती है, तो टी सी माइनस टी वी सी या फिर ए एफ सी इंटू क्यू। उम्मीद है गाइस आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और अगर किसी पॉइंट में या किसी हेडिंग में आपको कोई प्रॉब्लम हुई है समझने में, आप हमें बता देना, हम उसको कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना है। और इस देश को अच्छा बनाइए, इस समाज को अच्छा बनाइए, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सके हार्ड वर्क कीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी ह्यूमन कैपिटल ही करती है, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, जो भी बुक आपके पास है, चाहे संदीप गर्ग है, जोन सी भी है, जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और अगर संदीप गर्ग है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। और अगर एमसीक्यू में किसी में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि मेरे पास भी संदीप गर्ग है, मैं भी उसी को प्रिफेयर करता हूँ। तो आप बता देना, मैं उसको क्या आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कि क्या एक्सप्लेनेशन है, अगर किसी एमसीक्यू में आपको डाउट है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप स्वस्थ रहिएगा और बहुत मेहनत कीजिएगा, अपने लिए जगह बनाइए इस सोसाइटी में और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।